Hello students, in this video we are going to study the second section, that is healthcare, is first chapter, water sources, utilizations and purification. Earlier we have read about the first unit and now in this second unit we are going to study. So let's see. Water is one of the basic necessities of human life. As we all know that water is the most important thing in our life to survive. It is the largest constituent of our body. About 60 to 70% of total body weight consists of water. The water containing of soft tissues ranges from 70 to 80%, while that of bone is about 20%. Body water is distributed as follows. अब क्या है, जो हमारी बॉडी का सबसे जो लार्ज पार्ट होता है, जो सबसे बड़ा भाग होता है, वो वाटर ही कंटेन करता है. एज 60 to 70% ओनली हमारे बॉडी में वाटर ही होता है. हमारी जो टिश्यूज़ होती हैं, जो तक होती हैं, वो 70 से 80% तक होते हैं और 20% जो रेस्ट ऑफ द 20% होता है वो हमारी बोन कंटेन करती है. और जो हमारी बॉडी में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज़ एज फॉलोज. द फर्स्ट वन इज inside the cell of the tissue, the second one the outside the tissue cells, and in this section it is divided into three parts: water in blood plasma, interstitial water, lymph in the lymphatic vessels. So these are the distribution in our body, this distribution of the water in our body. This water gets lost continuously from the human body in the following ways. और जो ये पानी होता है हमारे शरीर का, वो कंटिन्यू हमारी ह्यूमन बॉडी से, हमारे मानव शरीर से जो होता है वो निकलता रहता है और बहुत तरीक़ों से होता है. वाया किडनी एज यूरिन, हमारी किडनी के थ्रू हमारी यूरिन के रूप में निकलता है. वाया स्किन इन द फॉर्म ऑफ परस्पिरेशन एंड स्वेट, हमारे पसीने के रूप में निकलता है हमारी स्किन से. वाया लंग्स इन द एक्सपायर्ड एयर, जो हमारी जो एयर होती है हम उसको जब इनहेल एक्सेल करते हैं तो एक्सेल के समय जो एयर निकलती है उसमें भी हमारा वाटर निकलता है. टू अ स्मॉल एक्सटेंट थ्रू अ लार्ज इंटेस्टाइन इन द फेसेस एंड इन लैक्टेटिंग वुमेन इन द मिल्क. और इसके साथ साथ क्या होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स जो होती हैं उसके थ्रू भी निकलता है, और जो वुमेन जो होती हैं जो फीड कराती हैं उनके थ्रू भी बॉडी से वाटर निकलता है, पास आउट होता है. वाटर इज़ टेकन इन फूड एंड ऑल्सो एज ड्रिंकिंग वाटर. और वाटर क्या होता है, खाने के रूप में भी, और खाने के समय भी लिया जाता है, खाना बनाते समय भी लिया जाता है, और एज ड्रिंकिंग वाटर, और उसको पीने के रूप में भी हम यूज़ करते हैं. In addition, water is formed through the process of oxidation in our tissues as hydrogen is present in fats, carbohydrates and proteins. Thus, water is the primary need of human body and helps in the physiological function. अब क्या होता है कि जो वाटर होता है वो कैसे बनता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीडाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, जो हमारी टिश्यूज़ के बीच में होती है. क्यों? क्योंकि जो हमारा जो फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो प्रोटीन्स होता है, हम जो फूड के थ्रू हमारी बॉडी में आता है तो उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. तो वो ऑक्सीडाइजेशन की जो प्रोसेस होता है तो उसमें भी वाटर फॉर्म होता है. तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें वो मेन उसका जो कंटेंट है वो अब वाटर होता है, कि हमारे कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो, हमारी जो भी शारीरिक क्रियाएं हो, उनके लिए करना वाटर एक अर्जेंट नीड है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन लाइफ. नाउ लेट्स सी द व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन अवर ह्यूमन लाइफ. कि हमारी जीवन में वाटर का क्या यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन लाइफ आर एज फॉलोज. The digestion process becomes complete only through water, which absorbs juices from the food taken and mixes them in the blood stream. जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, जो पाचन की क्रिया होती है, वो तभी कंप्लीट होती है जब हमें वाटर मिलता है. और वाटर किसके थ्रू मिलता है, जो हम खाना खाते हैं तो उसमें जूस के फॉर्म में जो बॉडी होती है वो वाटर को गेन कर लेती है, मिल जाती है, और हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ उसको मिक्स कर देती है. देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज water helps in eliminating urea and other harmful substances through excretion process. अब जो एक्सक्रिएशन का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू क्या करती है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में वो उसको निकालती है. वो उसमें भी हमें वाटर हेल्प करता है क्योंकि वो वाटर के फॉर्म में ही निकलती है.
वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द बॉडी कीप्स द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इवन। अब जो होता है, जो इवेपोरेशन होता है बॉडी के थ्रू, जो हमारी जो स्वेटिंग होती है, तो उससे क्या होता है, वाटर हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इवन रखता है, एक बराबर बनाए रखता है। वाटर मेक्स ब्लड केपेबल ऑफ सर्कुलेटिंग इनसाइड द बॉडी। अब वाटर के कारण ही जो हमारे शरीर का जो ब्लड होता है, जो खून होता है, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है बहुत ईजीली, बहुत अच्छे से। वाटर इज़ नॉट ओनली नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी बट इट इज़ यूज्ड इन द वेराइटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। अब क्या है, केवल वाटर जो होता है वो केवल मानव शरीर के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि वो पब्लिक सर्विसेज में भी यूज़ होते हैं। जैसे वाटर इज़ नीडेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सीवर लाइंस। अब जो सीवर लाइंस जाती हैं जो, तो उनकी भी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, कि जो सीवर लाइंस है वो प्रॉपर वे में वर्क करती रहें, उसमें के लिए भी वाटर होना ज़रूरी है। वाटर इज़ नीडेड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर व्हेन इट ब्रेक्स आउट। अगर कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए भी वाटर की नीड होती है। वाटर इज़ नीडेड फॉर इरीगेशन पर्पस। अगर हमको इरीगेशन करना है, सिंचाई करना है, तो उसके लिए भी वाटर इज़ नीडेड। इट इज़ बिकॉज ऑफ द यूटिलिटी ऑफ वाटर दैट रिवर्स, टैंक्स, सीज हैव बिकम सो इम्पॉर्टेंट। और यही कारण है कि जो वाटर का इतना जो यूज़ होता है, इसी कारण रिवर्स, टैंक्स, सीज सब जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ प्योर वाटर। कि पानी जब हमारे लिए वाटर इतना इम्पॉर्टेंट है, तो प्योर वाटर क्या होता है, लेट्स सी। प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज समटाइम्स disguised by the common people as the distilled water, widely used in chemical laboratories and during medical experimentation. But both are different in nature because pure drinking water possesses an optimum amount of the minerals in it, but distilled water is completely devoid of these compounds. अब क्या होता है, नॉर्मल जो कॉमन पीपल होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, वो प्योर वाटर का मतलब वो निकालते हैं जो कि डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो कि साइंस लेबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है। लेकिन प्योर वाटर और डिस्टिल वाटर में एक डिफरेंस होता है कि जो प्योर वाटर होता है उसमें एक ऑप्टिमम अमाउंट में, एक अनुकूलित, जो एक निश्चित मात्रा में कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं मिलता है। तो प्योर वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर में डिफरेंस है। दस प्योर वाटर फ्रॉम अ हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर सफाई की दृष्टि से देखा जाए, तो जो प्योर वाटर होता है may have a number of substances dissolved in it, but they should be present in small quantities and must not have any properties injurious to health. तो उसमें जो कुछ ऐसे होते हैं, सब्सटेंस जो होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो घुले हुए होते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, और ऐसे होते हैं कि जो हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस ना हो, जो हानिकारक ना हो। प्योर वाटर मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अगर कोई वाटर, आपका कोई पानी प्योर पानी है कि नहीं, शुद्ध है कि नहीं, तो उसके लिए उसमें निम्न जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ है, जो निम्नलिखित गुण है वो होने चाहिए। एज इट शुड बी कलरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर। ये एकदम साफ़ होना चाहिए, ये इसमें कोई रंग नहीं होना चाहिए, एकदम पारदर्शी होना चाहिए। इट शुड बी ऑडरलेस बिकॉज स्मेल इन वाटर इंडिकेट्स इट्स कंटेमिनेशन। पानी को हमेशा ऑडरलेस होना चाहिए, मीन्स कि इसमें कोई भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, महक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर महक है आपके पानी में, इट मीन्स कि जो आपका वाटर है वो कंटेमिनेटेड है, दूषित पानी है। द वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम टेस्ट। वाटर का कोई टेस्ट भी नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है। एनी बिटरनेस और सॉल्टी टेस्ट शुड बी रिगार्डेड विथ सस्पेशन। अगर उसमें कोई भी कड़वाहट सा है पानी में, या फिर आपका सॉल्टी या नमकीन या खारा पानी कुछ लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका जो वाटर है दैट इज़ नॉट प्योर। देयर शुड बी नो सस्पेंडेड कंटेंट, दैट इज़ नो डिपॉजिट शुड बी फाउंड इन वाटर। मीन्स कि ऐसा कोई भी तत्व जो सस्पेंडेड हो, मीन्स जो कि अवांछित हो, जो नहीं चाहिए होता है, वो पानी में नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। उसमें ऐसा कोई भी मैटर नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी तत्व नहीं होना चाहिए जो रोग उत्पन्न कर सकता हो। इट शुड हैव अ न्यूट्रल रिएक्शन, नीदर एसिडिक नॉर एल्कलाइन। इसका एकदम जो रिएक्शन होना चाहिए वो एकदम साधारण होना चाहिए, ना तो वो अम्लीय होना चाहिए और ना ही वो क्षारीय होना चाहिए। इट शुड नीदर कंटेन एन एक्सेस ऑफ साल्ट्स causing hardness of water nor harmful matters such as lead or other traded chemicals or metallic compounds। और इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें कोई
एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स भी नहीं होना चाहिए, नमक का अधिकता भी नहीं होना चाहिए जिससे कि पानी जो हो वो हार्डनेस हो जाए, पानी जो जल है वो कठोर हमारा हो जाए। और ना ही कोई उसमें हार्मफुल मेटल्स होने चाहिए जैसे कि लेड, और या कोई अलग दूसरे कोई खतरनाक कोई ऐसे केमिकल्स रसायन उसमें नहीं मिले होने चाहिए। इट शुड बी पैलेटेबल, वाटर दैट इज़ नॉट वेल एरेटेड इज़ फ्लैट एंड इंसिपिड टू टेस्ट। और क्या होना चाहिए, ये आपका स्वादिष्ट होना चाहिए। स्वादिष्ट इन द सेंस कि इसमें जो पानी होता है वो आपका अगर दैट इज़ नॉट वेल एरेटेड, अगर इसमें प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं है वो, तो वो आपका जो है वो इंसिपिड हो जाता है, वो पानी जो होता है वो फीका लगता है। वाटर हैज़ सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ विच ऑल्सो सर्व एज अ कर्स एज वेल एज अ बून फॉर ह्यूमन बींग्स। जो वाटर की जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जो घुलनशील उसका जो तत्व होता है, उसके कारण वो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव के लिए वो जैसा कि अगर वो आशीर्वाद है, बून है, तो उसके साथ साथ एक कर्स भी होता है। Why? Because the water coming from clouds in fact pure in its chemical composition, but as it descends in the form of rain it may wash out, dissolve atmospheric gases and other impurities of the air। क्योंकि जो इसके घुलनशील तत्व क्या होने के कारण क्या होता है, जब वो क्लाउड से आता है, जब बारिश होती है, तो वो पानी तो वो प्योर होता है, वो वाटर तो प्योर होता है उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के रूप में। लेकिन जब ये नीचे धरती पर आता है तो उसमें जो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होती हैं, जो वातावरण में जो विभिन्न प्रकार की हानिकारक जो गैसें होती हैं और इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हवा में, वो पानी में घुल जाती हैं, तो वो प्योर वाटर नहीं रह जाता है। Further, during passes through the soil and underground channels, it dissolves some of the substances it comes in contact with। अब क्या होता है, जब वो मिट्टी में पानी जाता है और फिर अंडरग्राउंड जाता है, ज़मीन के जब अंदर जाता है, तो वो बहुत सारी परतों से होकर गुजरता है, तो इसमें से जो भी उसके कांटेक्ट में जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी केमिकल, जो भी सब्सटेंस आते हैं, तो वो उसमें घुलते जाते हैं। द अदर इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ वाटर इम्प्योरिटीज़ आर एज फॉलोज। अब इम्पोर्टेंस जो हमने ऊपर पढ़ी उसके साथ साथ और भी कुछ इम्पोर्टेंस हैं हमारे वाटर की। व्हेन cloud water passes through the air in cities and industrial towns, it picks up germs condensed with soot, dust and finer particles of other air pollutants। अब जो क्या होता है, जो जब बारिश होती है तो जब हवा के थ्रू होके गुजरती है, जब वो बारिश की बूंदें जब नीचे गिरती हैं, तो जब सिटीज़ में और इंडस्ट्रियल टाउन्स में वो बरसती हैं, तो क्या होती है, वहाँ की जो जर्म्स होती हैं, जो कंडेंस्ड सूट होती हैं, डस्ट होती हैं, और जो बहुत ही फाइनर पार्टिकल्स, जो बहुत ही महीन जो कण होते हैं, वो एयर पॉल्यूटेंट्स के, जो हवा के जो दूषित जो कण होते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं उस बारिश के पानी में। इट रन्स ऑन द पॉल्यूटेड सॉइल सरफेस ऑफ द अर्थ व्हेन इट फॉल्स। अब क्या होता है, जब पानी जो ये पॉल्यूटेड जो गंदी अगर मिट्टी पे, जो दूषित मिट्टी होती है, अगर उस पर गिरता है तो वो भी पल्यूट हो जाता है, पानी भी। इट सिंक्स इन टू द ग्राउंड एंड एब्सॉर्ब्स ह्यूमन वेस्ट एंड अदर हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग। अब जब ये पानी जो ग्राउंड के अंदर जाता है, अंदर में जाता है, तो क्या होता है, जो ह्यूमन वेस्ट है बहुत सारा जो सॉइल के ऊपर होता है, जो ग्राउंड पे होता है, और भी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे आसपास वातावरण में, वो सब उसमें मिक्स हो जाते हैं। वाटर बिकम्स इम्प्योर फॉलोइंग रिलीजियस बिलीव्स लाइक बेदिंग ऑफ लैक्स ऑफ पीपल ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो वाटर होता है हमारा, वो इम्प्योर कैसे हो सकता है कि बहुत सारे जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो धार्मिक विश्वास होते हैं, बहुत सारे ओकेजन्स पे, बहुत सारे अवसरों पे लोग क्या होते हैं, वो पानियों में नहाते हैं, तो उसके कारण भी हमारा जो वाटर है वो इम्प्योर हो जाता है। पीपल विथ स्किन डिसीजेस एंड अदर वाटर बॉर्न डिसीजेस ट्रांसफर डिसीजेस इनटू वाटर। अब क्या होता है, जो अगर किसी लोगों को अगर कोई स्किन डिसीज़ है, कोई त्वचा की बीमारी है, वो नहा रहे हैं, तो वो पानी उसमें उनकी बीमारी के साथ साथ वो भी उनकी भी बैक्टीरिया जो भी है, आपकी जो बीमारी है, वो उसमें पानी में घुल जाती है। या और भी अलग तरह के पानी में घुलनशील जो बीमारियाँ होती हैं वो पानी में चली जाती हैं। वाटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ सीवेज वाटर व्हेन इट इज़ ड्रेन इनटू द रिवर। अब क्या होता है, जब जो सीवेज होता है वो जब नदी के पानी में बहाया जाता है, तो वो भी पानी दूषित हो जाता है। इट मिक्सेस विद द रिमेन्स ऑफ बायोजेनिक पॉल्यूटेंट्स अवेलेबल इन द रिवर बेड और इन अदर वाटर सोर्सेस।
Flies, insects, birds, and lower animals contaminate water resources in many ways. Industries create havoc by discharging huge amounts of dreadful pollutants. अब क्या होती है, जो इंडस्ट्रीज़ होती है, बड़े बड़े उद्योग कारखाने होते हैं, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में डिस्चार्ज करते हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में निस्तारण करते हैं अपने अपशिष्टों का, अपने पॉल्यूटेंट सब्सटेंस का, जैसे कि ग्लास है, लेदर है, कारपेट है, मेटल, ये सब है, तो वो भी हमारे वाटर को इम्प्योर कर देते हैं. ऑल दीज impurities may be held in the form of a solution or suspension. Now let's see the sources of water. We have read about what is pure water and how it becomes impure. Now let's see the sources of water. The main source of water is by precipitation from the atmosphere in the form of rain, hail and snow. जो मेन सोर्स है वाटर का वो आपका है परसिपेशन के थ्रू होता है, जो वाष्पीकरण के थ्रू होता है एटमॉस्फेयर में, चाहे वो रेन के थ्रू हो, चाहे वो हेल हो, चाहे स्नो हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. सम ऑफ द रेन रिटर्न्स टू द एयर एट वंस बाय द वे ऑफ इवेपोरेशन. पानी, जो वर्षा का जो पानी होता है वो वापस आ जाता है एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन के थ्रू, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा. सम ऑफ इट रन्स ऑफ द सरफेस ऑफ द लैंड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, रिवर्स और लेक. बारिश का कुछ जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, जो पृथ्वी की सतहों पे बहता है, किस फॉर्म में, चाहे वो स्ट्रीम हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, एंड द रिमाइंडर पासिस थ्रू द सॉइल टू फॉर्म द अंडरग्राउंड वाटर. और जो रिमेनिंग वाटर होता है, जो बचा खुचा पानी होता है, वो अंडरग्राउंड चला जाता है और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जाना जाता है. इट फ्रीक्वेंटली रीअपियर्स एज स्प्रिंग्स और इट्स टैप्ड बाय वेल्स. अब इसको, और जब इसको वापस लाना होता है तो हम लोगों को यूज़ करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो वेल्स के थ्रू या बहुत सारे तरीक़ों से उसको यूज़ कर लेते हैं. द रिमाइंडर फ्लोज इनटू रिवर्स, लेक्स एंड द सी. और बाकी का जो होता है वो फिर से रिवर्स में, लेक्स में और सीज में चला जाता है. द सोर्सेज ऑफ वाटर कैन बी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम. अगर हम इस एक डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो हमारे जो सोर्सेस ऑफ वाटर हैं इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर होती है वो पहले कंडेंस्ड होती है, परसिपेट होती है रेन के रूप में, बारिश के रूप में, या हेल के रूप में, या स्नो के रूप में. फिर ये दो पार्ट में जाती है, या तो अर्थ की सरफेस पे जाती है या तो फिर वो सी में चली जाती है. जो सी में पानी जाता है वो तो हमारा बेकार हो जाता है, लेकिन जो अर्थ की सरफेस पे जाती है वो आपकी दो तरीके से होती है. कुछ पानी जो होता है वो हमारा स्ट्रीम, पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स में चला जाता है, और कुछ पानी जो होता है हमारा वो पर्कुलेशन इन अर्थ, जो अर्थ होती है वो उसमें टपक के अंदर नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड चला जाता है हमारे अर्थ के. अब जो अर्थ के नीचे चला जाता है वो अर्थ की सरफेस पे वापस आता है. टू फॉर्म्स में आता है, एक आर्टिफिशियली और एक नेचुरली. आर्टिफिशियली आता है जब हम लोग वेल्स या ट्यूबवेल्स वगैरह करवाते हैं, तो वो आर्टिफिशियली हम लोगों को मिल जाता है अंडरग्राउंड वाटर. और जो नेचुरली होता है वो स्प्रिंग्स और वाटरफॉल्स के रूप में हमें मिल जाता है. और फिर इन सभी का क्या हो जाता है, पानी इवेपोरेट होता है और फिर से वो कंडेंस्ड होता है. इस तरह से जो वाटर साइकिल हमारी चलती रहती है और हमें वाटर मिलता रहता है. Now the rainwater, what is rainwater is soft and pure in general, though rainwater collected from cities and town is not pure because it has some gases in it dissolved because the air through which it falls down is polluted. वैसे तो जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, वो प्योर होता है और सॉफ्ट होता है, कठोर भी नहीं होता है, मृदु जल होता है. लेकिन अगर जो रेन वाटर जो सिटीज़ से कलेक्ट किया जाता है, जो शहरों से किया जाता है, वो प्योर नहीं होता है, क्योंकि जो वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो इतना पॉल्यूशन होता है उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं एयर के थ्रू. तो ये जो पानी होता है वो भी पॉल्यूटेड पानी हो जाता है रेन वाटर. रेन वाटर इज़ लाइबल टू डिसॉल्व lead, so it should not be collected in cisterns made of lead. It should be collected after 2-3 heavy showers. Now, surface water, the water that flows in streams. रेन वाटर इज़ लाइबल टू डिसॉल्व लेड. जो रेन वाटर होता है, जो उसमें जो लेड होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है. इसीलिए जो बारिश का पानी होता है उसको ऐसे सिस्टम्स में
कलेक्ट नहीं करना चाहिए जो लेड से बना हो, ऐसे सिस्टम में उसको कलेक्ट नहीं करना चाहिए। इट शुड बी कलेक्टेड आफ्टर 2-3 हैवी शावर्स, 2-3 बार की शावर के बाद ही उसको कलेक्ट करना चाहिए। सरफेस वाटर, द वाटर दैट फ्लोज इन स्ट्रीम, जो पानी नदियों में बहता है, रिवर्स में, रिवल्यूट्स, इज कॉल्ड सरफेस वाटर। तो ऐसे पानी को सरफेस वाटर कहा जाता है। इट इज़ कलेक्टेड इन नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक्स एंड देन ब्रॉट टू अ सिटी थ्रू लार्ज आयरन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइप्स। अब क्या होता है, जब नदियों में और तालाबों में सब में जो पानी जो धाराओं में इकट्ठा कर लिया जाता है, तो फिर उसको आर्टिफिशियल रूप में और चाहे नेचुरल रूप में सिटी में ले जाया जाता है पानी, बड़ी बड़ी लार्ज पाइप्स के द्वारा, जो लोहे की पाइप्स बनी होती है उनके द्वारा सिटी में पहुंचाया जाता है। रिवर वाटर is pure so long as it does not reach a cultivatable land or before it reaches a town। जो रिवर वाटर होता है वो प्योर होता है तब तक जब तक कि ये कल्टिवेटेड लैंड में नहीं पहुंचता है और या ये टाउन में नहीं पहुंचता है। द वाटर बिकम्स इम्प्योर ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज थ्रोन इनटू इट बाय म्यूनिसिपैलिटीज। अब क्या होता है, जो रिवर वाटर होता है वो गंदा कब हो जाता है, जब म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा उसमें गंदगी डाल दी जाती है, मिक्स कर दी जाती है, बहा दी जाती है, मिल्स के द्वारा या फैक्ट्रीज़ के द्वारा या फिर ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही, जो अपने जो नदियों में होते हैं, कपड़े धोते हैं, उसमें नहाते हैं, बहुत सारे नदियों में सारे किनारे काम करते हैं, तो उससे हमारा वाटर जो होता है वो इम्प्योर हो जाता है। वरना वैसा रिवर्स का जो वाटर होता है वो प्योर होता है। When river water receives various impurities including animal excreta and human sewage, it becomes dangerously polluted। लेकिन जब रिवर का पानी वैसे तो प्योर होता है, लेकिन जब बहुत तरह की इम्प्योरिटीज़, बहुत तरह की अशुद्धियाँ उसमें मिलती हैं, चाहे वो एनिमल एक्सट्रैक्ट हो और या तो फिर ये ह्यूमन सीवेज हो, तो वो बहुत बुरी तरह से पोल्यूट हो जाता है। रिवर वाटर हैज़ सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी। अब जो रिवर का वाटर होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने से वो सेल्फ प्योरीफाई कर सकता है, वो खुद से ही शुद्ध हो जाता है। मैनी ऑफ द इम्प्योरिटीज़ रिसीव्ड आर गॉट रिड ऑफ बाय दिस सेल्फ प्योरीफाइंग एक्शन। बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ तो ऐसी होती हैं जो इसके सेल्फ प्योरीफाइंग क्वालिटी के कारण दूर होती जाती हैं, बट बिफोर इट कैन बी रिगार्डेड एज अ सेफ सोर्स ऑफ सप्लाई इट नीड्स प्योरीफिकेशन आर्टिफिशियली। लेकिन एज अ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना हो तो भी उसको प्योरीफिकेशन आर्टिफिशियली रूप में करना जरूरी हो जाता है। द रिवर वाटर बिकम्स प्योरीफाइड ऑफ इट्स ओन अकाउंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब जो रिवर का वाटर होता है, जो नदी का पानी होता है, वो अपने से कैसे शुद्ध हो जाता है, उसके 4 रीजन्स हैं। पहला तो रिवर वाटर रिसीव्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, उसको हवा से ऑक्सीजन मिलती रहती है। दिस ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन एयर, और ये ऑक्सीजन जो होती है वो पानी में घुल जाती है। देयर इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़, तो फिर इम्प्योरिटीज़ के साथ ऑक्सीडेशन होता है तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ चली जाती हैं। मैनी फॉर्म्स ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल लाइफ इंक्लूडिंग फिश रिमूव द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द वाटर। The solid matter is settled down in the bottom and carries with it many microorganisms। और क्या होती हैं, बहुत सारी जो सॉलिड मैटर होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं जो सॉलिड रूप में होते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में, कठोर फॉर्म में होते हैं, वो क्या करती हैं, इसकी तलहटी में बैठ जाती हैं, नदी के तल में बैठ जाती हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत सूक्ष्म जो होते हैं, जीवाणु और होते हैं, वो भी नीचे बैठ जाते हैं। द tributaries that flows into the river make the river water diluted. Thus impurities are removed to a great extent by themselves. Still it has to be purified before it can be used for drinking purpose। और बहुत सारी क्या होती है, जो उसके साथ साथ बहता रहता है पानी, तो उसके साथ साथ पानी साफ होता जाता है, लेकिन फिर भी अगर रिवर का वाटर हमें यूज़ करना है तो उसे आर्टिफिशियली रूप में हमें प्योरीफाई करना पड़ता है, उसे ड्रिंकिंग पर्पस में लाने के लिए। वाटर फ्रॉम वेल्स, अब आपका थर्ड सोर्स है वाटर का, वाटर फ्रॉम वेल्स, जो कि हमें कुएं से मिलता है। वेल्स आर ऑफ 2 काइंड्स, शैलो वेल्स और डीप वेल्स। अब कुएं भी 2 तरह के होते हैं, एक शैलो होते हैं जो छिछले होते हैं, और एक डीप वेल्स होते हैं, बहुत गहरे कुएं होते हैं। शैलो वेल्स आर दोज विच आर sunken डाउन टू द वाटर विच लाइज ओवर द फर्स्ट impervious लेयर ऑफ सॉइल। The deep wells are those which are sunken down to the water lying over the second impervious layer of the soil। जो शैलो वेल्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो वाटर उनका होता है वो केवल फर्स्ट इम्प्रीवियस
लेयर ऑफ सॉइल, जो मिट्टी की जो पहली परत होती है उसी तक के होते हैं, लेकिन जो डीप वेल्स होते हैं वो दूसरी सॉइल तक में भी जाते हैं. वाटर इन द शैलो वेल्स. In the shallow wells, the water is liable to become polluted because if there is sewage nearby, this may also find its way into the well. क्या होता है, जो शैलो वेल्स होते हैं वो उनके जो पानी होता है वो पल्यूट हो सकता है, क्योंकि अगर उसके आसपास कोई सीवेज हो तो वो पानी में मिल सकता है. अ शैलो वेल हैज़ polluted water inside if there is any source of pollution nearby because that pollutant finds its way into the first water lying over the first impervious rock. अब क्या होता है, अगर आसपास कोई ऐसा सोर्स है जो पल्यूट कर रहा हो तो वो भी इम्प्योरिटीज़ जो है वो वाटर में मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजिली वो मिल सकती है. It must be remembered that the shallowness or depth of a water does not imply how deep the water level in the well is. It only implies the presence of the first impervious rock or that of the second. इसका मतलब ये नहीं है कि डीप, अगर बहुत आपको पानी गहरा लग रहा है तो वो शैलो नहीं है, वो डीप वेल है, बहुत गहरा कुआं है, या अगर आपको लग रहा है पानी छिछला है तो वो डीप वेल नहीं है. इससे मैटर नहीं करता है कि आपके पानी का लेवल क्या है, पानी की डेप्थ क्या है आपके वाटर की, बल्कि ये डिपेंड करता है कि वो रॉक की, जो चट्टानों की, वो किस लेयर तक पानी है. इस पर डिपेंड करता है कि वो शैलो वेल है या फिर वो डीप वेल है. Water from a shallow well is safe for drinking purpose if there is no risk of pollution from the surface or from neighboring source of pollution. जो शैलो वेल का जो पानी होता है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सेफ़ होता है अगर आसपास के जो नेबरिंग सोर्स में कोई पोल्यूशन नहीं है तो. द ग्राउंड एडजॉइनिंग द वेल शुड बी कवर्ड विथ अ वाटर टाइट paving not less than 4 feet in any direction from the well mouth and so constructed as to flow away from the well. The side of the well should be made impervious for such a depth as to contamination through the adjoining ground. The well must be lined throughout the brick with bricks and cement down to below the water line. The lining should project at least half a feet above the paving and should be surrounded by a pakka pavement or at least 6 inches thickness so that no surface water be able to percolate into the well. This well should always remain closed for the top with an efficient hinged wooden or iron cover, and the mouth should be opened only when water is drawn out. Water should be drawn out with a bucket and no other bucket should be allowed to be used except this bucket. The water inside the well should be regularly examined and find out whether it is free of any bacterial or chemical contamination. हाँ, इसमें क्या है, जो आपके जो वाटर होता है शैलो वेल का वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए तो सेफ़ होता है अगर आसपास आपके कोई पोल्यूटेंट चीज़ नहीं है तो. जो ग्राउंड होता है आपके शैलो वेल के, जो ग्राउंड होता है आसपास उससे जुड़ा हुआ, वो हमेशा कवर्ड होना चाहिए विथ अ वाटर टाइट पेविंग नॉट लेस देन 4 फीट. 4 फीट से कम से कम उसका जो पेवमेंट होता है वो नहीं होना चाहिए किसी भी डायरेक्शन का. फ्रॉम द वेल माउथ, जो कुएँ का मुंह होता है जहाँ से पानी निकाला जाता है, एंड सो कंस्ट्रक्टेड एज टू फ्लो अवे फ्रॉम द वेल. The side of the well should be made impervious for such a depth as to contamination through the adjoining ground. अब क्या होना चाहिए, कुएं के चारों तरफ इतनी साइड होनी चाहिए कि जो ग्राउंड की जो कंटेमिनेशन हो, जो संक्रमित होने का खतरा ना हो, उसमें कोई दूषित गंदगी मिलने का डर ना हो. द वेल मस्ट बी लाइन थ्रू आउट विथ ब्रिक्स एंड सीमेंट डाउन टू बिलो द वाटर लाइन. अब जो वाटर लाइन के नीचे तक में, जहाँ पे वाटर लाइन है आपकी, उससे नीचे तक में एकदम सीमेंट और ब्रिक से उसकी वेल की वॉल बनाई जानी चाहिए. द लाइनिंग शुड प्रोजेक्ट एज एटलीस्ट हाफ अ फीट अबव द पेविंग. और जो लाइनिंग होनी चाहिए वो कम से कम, जो पेविंग है, जो ग्राउंड पे जो पेविंग की गई है, जो बनाया गया है ज़मीन, उस पर कम से कम आधे फीट तक का तो ऊपर होना चाहिए. इट शुड बी सराउंडेड बाई अ पक्का पेमेंट ऑफ एटलीस्ट 6 इंच थिकनेस. और ये 6 इंच कम से कम चौड़ी पेवमेंट, पक्की एकदम जो पेवमेंट होती है उससे घिरी हुई होनी चाहिए, सो दैट नो सरफेस वाटर बी एबल टू परकुलेट इनटू द वेल. तो जिससे कोई भी सरफेस वाटर जो है वो वेल में पानी आके ना घुल सके, उसमें ना मिल सके. दिस वेल शुड ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम द टॉप विथ एन एफिशिएंट हिंग्ड वुडन और आयरन कवर. और जो ये कुआं होता है वो हमेशा, उसका जो टॉप होता है, जो वेल का जो माउथ होता है वो हमेशा
कवर्ड होना चाहिए, चाहे वो वुडन कवर हो चाहे वो आयरन कवर हो। और वो केवल माउथ जो है उसका वो कब तभी ओपन करना चाहिए जब उसमें से पानी निकालना हो, और पानी भी केवल एक ही बकेट से निकालनी चाहिए और हम कोई दूसरी बकेट नहीं यूज़ करनी चाहिए। दी वाटर इनसाइड द वेल शुड बी रेगुलरली एग्जामिन्ड, और समय समय पर जो उस कुएँ का जो पानी है वो चेक होना चाहिए, और उसमें ये पता लगाना चाहिए कि कहीं ऐसा उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई केमिकल कंटेमिनेशन, कोई रसायन तो उसमें कोई ऐसा नहीं मिल गया है, जो कोई केमिकल सब्सटेंस तो नहीं मिल गया है, तो उसकी टाइम टू टाइम चेकिंग भी होनी चाहिए। वाटर इन डीप वेल. A deep well is one that is sunken up to the level of water lying over the second impervious rock. Below the surface of the earth there is the pervious rock. जो अर्थ की सरफेस होती है उसके नीचे ही आपकी pervious rock होती है. Below that pervious rock lies the first impervious rock, as you can see in the figure. जो होती है कि देन अगेन देयर इज़ अ परवियस रॉक, एक जो आपकी पृथ्वी की सतह होती है उसके नीचे एक सतह होती है, फिर उसके नीचे भी एक लेयर होती है, इस तरह से बिलो दैट पोरस रॉक्स लाइज द सेकेंड इम्परवियस रॉक्स, फिर उसके नीचे एक सेकेंड इम्परवियस रॉक होती है. इफ दैट इम्परवियस कवर इज ब्रोकन थ्रू अ वेल, द वाटर गॉट फ्रॉम द वेल इज जनरली फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन. और अगर वहाँ से पानी निकाला जाता है, उस वॉल में से निकाला जाता है, जो आपका वाटर होता है वो आपका फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन होता है, यानी उसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होता है, कोई दूषित तत्व नहीं होता है. अ स्पेशल काइंड ऑफ डीप वेल इज आर्टेशियन वेल. एक दूसरी तरह का एक आपका डीप वेल होता है जिसको आर्टेशियन वेल कहते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं. द वाटर फ्रॉम द डीप वेल मे बी फ्री फ्रॉम पोल्यूशन बट स्टिल इट मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग. इसका जो पानी होता है जो आर्टेशियन वेल का, वो पोल्यूशन से तो फ्री होता है लेकिन फिर भी ये पीने के योग्य नहीं होता है, बिकॉज इट में कंटेन सॉल्ट, चॉक, लाइम स्टोन एक्सेट्रा. क्योंकि इस पानी में क्या होता है, सॉल्ट होता है, चॉक होती है, लाइम स्टोन मिली होती है, क्योंकि वो नीचे की और सेकेंड रॉक में पाया जाता है ये पानी. If water in the second impervious rock been collected from districts which contain slate, granite, sandstone, it may be soft and pure and fit for drinking purpose. लेकिन अगर आपकी second impervious rock जो है, अगर वहाँ से पानी निकाला जा रहा है और वहाँ के उसमें स्लेट मिला हो, ग्रेनाइट हो, सैंडस्टोन है, तो आपका वहाँ का पानी जो है वो सॉफ्ट हो सकता है और प्योर भी हो सकता है, और यहाँ तक कि पीने के योग्य भी हो सकता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए. So in this video we will only read this much, and in the next video we will study about the lake water, spring water and so more. Thank you.